हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जो है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे ही किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, 1101 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी थी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। ठीक है, ये तुम्हारा यमुना नदी है तुम्हारा, ठीक है। और हौजे खास इल्तुतमिश के द्वारा आप लोग लिख लीजिएगा। सिरी का किला, जिसे गैरीसन शहर भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दहली ए कुन्हा शेरशाह के द्वारा। कुतुब मीनार कुतुब बिन ऐबक ने नींव डाला था और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तुगलकाबाद एमबीटी मतलब हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। हौजे सुल्तानी इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। और क्या बचा? एक और इम्पोर्टेंट है, मोठ मस्जिद पूछा जाता है। मोठ मस्जिद, ये किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। इस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली कुन्हा शेरशाह के द्वारा। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जहाँपना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आइए हम लोग दिल्ली के शासक को देखते हैं। राजपूत वंश तोमर में अनंगपाल 1130 से 1145। चौहान पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, जिसमें तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम 1191 में, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान थर्ड हार गया था गौरी के द्वारा। तुर्की शासन कुतुब बिन ऐबक 1206 से 1210। इल्तुतमिश 1210 से 1236। कुतुब बिन ऐबक को गुलाम कहते हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये कुतुब बिन ऐबक का गुलाम था और उसका गुरु हो गया गौरी। रजिया इसकी बेटी 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रम वाइज थोड़ा देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। खलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी 1290 टू 1296, इसका दामाद। अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 24। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी शॉर्ट फॉर्म 1324 टू 1351। फिरोज तुगलक एफएसटी 1351 टू 1388। सैयद वंश खिजर खान 1414 से 1421।
लोधी वंश, बहलोल लोधी 1451 और 1479। बहलोल लोधी, ये तो लोधी वंश का सबसे लास्ट आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो बाबर ने 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध में हरा दिया था इसको। फिर उसके बाद मुगल वंश आ गया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, दवारीक बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीज के लेखक सचिव, महाप्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है। न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़खे मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों की बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित करके किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पूछा जाता है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थी। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मिन्हाज-इस-सिराज, ये पूछा जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात-ए-नसीरी, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। किसके बारे में ये इसको हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था इसके द्वारा। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। आंध्र प्रदेश, काकतीय वंश। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा से संबोधन किया होगा। ये इम्पोर्टेंट है। रुद्रमा देवी, आंध्र प्रदेश, वारंगल। और ये तो तुम्हारा कहाँ गया है? दिद्दा हो गया कश्मीर की रानी। ठीक है। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और
प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह, गुलाम को बंदगाह इन फारसी, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत सी महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभव गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। ठीक है। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है उस पर निर्भर हो। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब बेटा उनके बेटा के प्रति नहीं था। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT अजीज खुमार नामक कलाल में शराब बनाने वाला, देखो यही सब यहीं से उठाता है क्वेश्चन, शराब बनाने वाला कलाल और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लट्ठा और पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाता था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार और मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती और इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिकें रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण, बाजार नियंत्रण इसको कहते हैं, बाजार नियंत्रण, ये पूछा जाता है। बाजार नियंत्रण किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया।
सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ज़मीन की पैमाइश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन था? खराज, खराज हो गया, कृषि कर। कृषि कर किसके द्वारा? ये खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से, जो किसान की उपज लगभग 50% 50% था, मवेशियों पर और घरों पर। कुछ कर है जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा। उस्र, उस्र हो गया मुसलमानों से, मुसलमानों से भूमि कर, भूमि कर। और उसके बाद हो गया तुम्हारा खराज हो गया खुम्स, खुम्स हो गया लूट, ठीक है। ज़कात, ज़कात हो गया तुम्हारा मुस्लिमों पर, मुस्लिमों पर धार्मिक कर, धार्मिक कर। जजिया, जजिया हो गया तेरा गैर मुसलमानों, गैर मुसलमानों पर ये धार्मिक कर, ठीक है। यह याद रखा जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर थे। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, यहाँ तक कि गंगा मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी 1333 में भारत आए इब्न बतूता बतलाया है कि सरदार कभी कभी, इब्न बतूता कहाँ से? मोरक्को से, पूछा जाता है ये मोरक्को। और इसका एक किताब है फेमस है, क्या है किताब, किताब किताब उल रहला, किताब इल रहला किस भाषा में? अरबी भाषा में, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुठों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगली में रहते थे जो इनके लिए किले का प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में उन मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों की काट जाती थी। ये उतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग को बोल ही रहा हूँ। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभिक दिल्ली पर मंगोलों के धावे पड़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ा करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। एक पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके कार्यकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ये पूछा जाता है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 45 बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर
उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 टू 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1545 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। आइए दोस्तों कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। गैरिसन, सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खराज, भूमि कर। दिल्ली में पहले पल किसकी राजधानी स्थापित हुई की? तोमर वंश 1165 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत कान का सबसे अधिक विस्तार हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और एमपीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस देश से भारत आए थे? तुम्हारा किसका था? अफ्रीका, मोरक्को। 1333 ईस्वी में। इसका एक किताब था, किताब उल हिंद। अरबी भाषा में लिखा था इन्होंने। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, वो लोग भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।